एक 33 से 34 साल की महिला अपनी बुजुर्ग सास को अक्सर अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर जाया करती थी। वो जब जब अस्पताल उसे लेकर जाती थी तो काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण उसे काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। उसका नंबर काफी ज्यादा लेट आता था या फिर कभी कभी तो सुबह से शाम हो जाती थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी। अब उसे परेशान होता हुआ और उसकी सास को एक कंपाउंडर अक्सर नोटिस किया करता था। वो देखता था कि ये महिला अपनी सास को अक्सर हॉस्पिटल में लेकर आती है। अब एक दिन वो महिला फिर से अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है। तब हॉस्पिटल में काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसके बाद भी उसका नंबर काफी जल्दी आ जाता है। जब नंबर उसका जल्दी आता है तो महिला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि आज ये अचंभा कैसे हो गया। तभी वो कंपाउंडर आता है, उस महिला से बात करता है और कहता है कि मैं अक्सर आपको नोटिस करता था, आपको देखता था, आपकी बुजुर्ग माँ का मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपका नंबर जल्दी लगवा दिया करूँ। और मैं इसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ, मैं कंपाउंडर हूँ, मेरे लिए बेहद ज़्यादा आसान काम है। अब महिला जैसे ही ये बात सुनती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे शुक्रिया अदा करती है, डॉक्टर को दिखाने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब जब जब महिला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल जाती थी तब तक वो कंपाउंडर जो है उसका नंबर जल्दी लगवा दिया करता था। सिलसिला जारी रहता है। इसी के साथ में दोनों के बीच में बातचीत हो जाना शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के नंबर ले लेते हैं, दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती फिर एक रिलेशनशिप में बदल जाती है, यानी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो महिला शादीशुदा थी, उसके बाद भी वो उस कंपाउंडर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगती है। देखते देखते समय और बीतता है और एक दिन वो महिला उस कंपाउंडर को एक ऑफर देती है। कहती है कि आज मेरे पति जो हैं वो घर पर लेट आएंगे या फिर हो ये सकता है कि आज रात वो मेरे घर पर आए ही ना, इसीलिए क्यों ना तुम घर पर आ जाओ, मैं अकेले में तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। ये बुजुर्ग जो मेरी सास है ये तो एक कमरे में रहती है, इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसकी फिक्र मत करना। अब जैसे ही वो ऑफर कंपाउंडर को देती है वो बेहद ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि आज रात तो मैं घर पर ज़रूर जाऊँगा। रात का समय हो जाता है, तकरीबन 10 बज रहे होते हैं। वो उसके घर के अंदर एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद सीधे उसके कमरे में चला जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा होता है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं और इसी के साथ साथ वो बेहद ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दोनों एक तरह से अवैध संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक अवस्था में वो उस वक्त होते हैं। अब तभी क्या होता है कि बुजुर्ग सास जो होती है महिला की वो जाग उठती है। जब वो बाहर आती है तो उसे कुछ अटपटा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहू के साथ में और कोई व्यक्ति भी है, जबकि उसका बेटा तो अभी तक आया नहीं है और शायद आज आए भी ना। वो देखती है कमरे में तो अपनी बहू को उस कंपाउंडर के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। वो काफ़ी ज़्यादा उस वक्त गुस्सा करती है। अब उस बुजुर्ग ने बस उन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देखा ही था और यही देखना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का कारण बन गया, कहो तो उसकी जान जाने का कारण बन गया। उस वाक्य के बाद में उस बुजुर्ग औरत की जान चली जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के अंदर एक व्यक्ति की जान और जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से आसान भाषा में इस पूरी घटना को कहानी के माध्यम से समझ पाएं। ये जो कहानी है, ये जो पूरी घटना सामने आई है, गुजरात प्रदेश के जिला अहमदाबाद के ओड़क थाना क्षेत्र की ये घटना है। और इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उनका नाम है कंचन बेन मोदी, जिनकी उम्र 55 साल है। कहानी के अंदर दूसरा किरदार है विपुल मोदी, जिसकी उम्र 36 साल है और कंचन बेन मोदी का बेटा है। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है सुजाता मोदी, जो कि विपुल मोदी की पत्नी है और इसकी उम्र 34 से 35 साल है। इस कहानी के अंदर जो चौथा किरदार है उसका नाम है बलदेव सिंह चौहान, जो कि सुजाता का प्रेमी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 जून साल 2017 को। 3 जून का दिन होता है। अब रात के 8 बजे जब कंचन बेन मोदी अपने घर पर अकेली होती हैं, उनकी बहू और उनका बेटा उनके पास में नहीं होता है, तो उनकी अचानक से डोरबेल बजती है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। डोरबेल दोबारा बजती है।
फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। डोरबेल फिर तिबारा जब बजी जाती है तो वो कहती हैं आ रही हूं, क्यों इतना बेचैन हो रहे हो, इस तरह से उनके शब्द निकलते हैं। वो तुरंत गेट खोलती हैं तो उन्हें वो कंपाउंडर जो है नजर आता है वहां पर, जिसे उसने अपनी बहू के साथ में देखा था। उस वक्त जो उनकी बहू थी वो घर पर नहीं थी। वो तुरंत जो है उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो और मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगी, ये ठीक नहीं है। तो वो कंपाउंडर जो होता है वो कहता है कि माता जी आप काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हो, आज आपका इलाज करने आया हूँ। वो तुरंत घर के अंदर एंट्री करता है, कुंडी लगाता है और आओ न ताओ देखता है, अपने बैग से एक हथियार निकालता है कुल्हाड़ी टाइप का और 55 साल की बुजुर्ग महिला पर हमला करना शुरू कर देता है। एक नहीं दो नहीं, कई बार वो कुल्हाड़ी से प्रहार करता है। महिला तुरंत जमीन में गिर जाती हैं, उनके सर फट जाता है, सर से खून निकलने लगता है, एक तरह से वो बेहोश हो जाती हैं, खून काफी ज्यादा बहने लगता है। अब तभी वो व्यक्ति वहीं पर नीचे बैठ जाता है फर्श में उनके घर पर, और तब तरह तरह की अजीब सी बातें करता है, गालियां देना शुरू करता है। कहता है कि जब भी मैं उसके पास आता था तू परेशान करती थी, तू रोड़ा बन रही थी, इस तरह की वो बातें करता है। और उसके बाद वो रसोई में जाता है, रसोई में देखता है कि बुजुर्ग महिला दाल बना रही थी। वो दाल को की जो गैस होती है उसे बंद कर देता है। उसके बाद वो रसोई से बाहर निकल के आता है। फिर उसके दिमाग में फिर से गुस्सा चढ़ता है। जैसे ही गुस्सा चढ़ता है वो अपने बैग से एक धारदार चाकू निकालता है और उस महिला के गले पे चलाना शुरू कर देता है, और तब तक चलाता है जब तक गर्दन को धड़ से अलग नहीं कर देता, यानी गर्दन अलग और शरीर जो है वो अलग कर देता है। खून काफी ज्यादा हो चुका था। वो तुरंत क्या करता है, एक जो साड़ी पड़ी होती है वहां पे उसे इकट्ठा करके उसमें उस बुजुर्ग महिला की डेड बॉडी को गठिया के रूप में बांधना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं बंधती है। वो फिर दिमाग लगाता है, वो कहता है कि कैसे बांधा जाए। उस चाकू से हाथ काटता है, पैर काटता है, कई छोटे छोटे टुकड़े करता है डेड बॉडी के, और फिर उसे साड़ी में बांधकर एक गठिया जैसी पैक कर देता है और एक कोने में रख देता है। काफी ज्यादा खून बह रहा होता है। तभी रात के 10 से 10:30 बजे होंगे, 8 बजे उसने घर के अंदर एंट्री की थी। डोरबेल बजती है। वो परेशान होता है कि आखिर क्या हुआ, ये कौन व्यक्ति आ गया अब यहाँ पर। वो हिम्मत करके डोरबेल जैसी खोलता है तो उसे उस बुजुर्ग महिला का विपुल लड़का जो है वो खड़ा हुआ मिलता है। विपुल उस व्यक्ति को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि विपुल पहले ही उस व्यक्ति को जानता था। अब तुरंत उससे विपुल सवाल जवाब करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम्हें मैं देख लूंगा। दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहसबाजी शुरू होती है और वो तुरंत विपुल को कमरे के अंदर खींचता है और उस पर भी कुल्हाड़ी से वार कर देता है। विपुल तुरंत जो है वो नीचे गिर जाता है। वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, विपुल पर भी कई बार वार करता है। वार करने के बाद उसकी भी डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करता है। फिर घर पर ही उसे एक बोरी मिल जाती है। उस बोरी में विपुल की लाश को पैक कर देता है, यानी मां की लाश अलग और विपुल की लाश अलग, दोनों की गठिया बनाता है और साइड में रख देता है। फिर वहीं पर वो बैठ जाता है। रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। काफी ज्यादा वो थक चुका होता है। वो विपुल के कमरे में जाता है और सोचता है क्यों ना थोड़ी देर आराम किया जाए। वो जैसे ही बिस्तर पर लेटता है उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद उसकी आंख खुलती है सुबह तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में। वो हड़बड़ा के उठता है। फिर उसे एक तरह से एहसास होता है कि रात में उसने गुस्से में क्या कुछ कर दिया। वो बाहर आकर देखता है तो कमरे में काफी ज्यादा मंजर जो है वो खराब होता है। खून बून पड़ा होता है, कुछ बॉडी के पार्ट्स भी होते हैं। वो तुरंत उन्हें चुकता है, उस बोरी में डालता है। फिर ब्लड साफ करता है, जो वहां पर हथियार पड़े हुए होते हैं उन सारे हथियारों को साफ करता है, अपने बैग में रखता है और सुबह सूरज निकलने से पहले ही वो उस घर से फरार हो जाता है। अब ये हत्या 3 जून को हुई थी। 3 के बाद 4 निकलती है, 5 निकलती है, 6 तारीख निकलती है। अब 6 तारीख को काफी ज्यादा घर में बदबू आनी शुरू हो जाती है और वो घर जो होता है वो D147 होता है। D147 घर में काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है। सामने ही एक दूसरा घर होता है पड़ोसी का नाम होता है अशोक भाई प्रजापति। अशोक भाई प्रजापति को कुछ एहसास होता है ये कि आखिर
बड़ा सन्नाटा है घर के अंदर, 2-3 दिन हो गए किसी को आते जाते नहीं देखा, और ये बदबू कैसे आ रही है। वो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद मकान मालिक जो होते हैं दिवेश भाई, उन्हें फोन करके बुलाया जाता है। इसी बीच पुलिस को इत्तला की जाती है। अब इंस्पेक्टर आते हैं NL देसाई, वो कुछ पुलिसकर्मियों के साथ में आ जाते हैं। कुछ लोग वहां पर जो इकट्ठा हो गए थे, अब इन सब लोगों की मौजूदगी में घर के अंदर एंट्री की जाती है। घर के अंदर जैसे ही पुलिस वाले और लोग एंट्री करते हैं तो बदबू के मारे पूरे घर का बुरा हाल था। फिर भी वो एंट्री करते हैं। अब जाकर वो देखते हैं तो उन्हें वही लाश की 2 पोटली एक बोरे में और एक साड़ी में बंधी हुई मिल जाती है। वो खोलकर देखते हैं। अब लाश की हालत काफी ज्यादा 3 दिन में ही खराब हो गई थी। गर्मी का समय था, कीड़े तक पड़ गए थे। लाश पहचान में नहीं आती है, लेकिन पूरा का पूरा उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा यहाँ पर अपराध हुआ है, किसी ने यहाँ पर हत्या की है। अब तुरंत मकान मालिक से पूछा जाता है कि आप बताइए वह यहाँ पर कौन कौन रहता था। तो वो बताते हैं कि जी आज से कुछ साल पहले एक मेरे दूर के रिश्तेदार हैं जिनका नाम है सुरेश भाई मोदी। वो कहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी जो है, जिसका नाम विपुल मोदी था, अहमदाबाद में लग गई है, और तुम उसे अपना घर जो है दे दो जो आपके पास खाली पड़ा हुआ है, या फिर उसकी कहीं रुकने की व्यवस्था करा दो। अब दूर के रिश्तेदार थे, इसीलिए मैंने घर किराए पर दे दिया था। और घर के अंदर रहती थी कंचन बेन मोदी, और विपुल मोदी रहता था, और पत्नी सुजाता रहती थी, और उनकी एक बेटी रहती थी वैष्णवी। अब जब लाश मिलती है पुलिस को तो 2 लाश मिलती हैं। पुलिस थोड़ा हैरान होती है। पुलिस कहती है कि भाई पत्नी कहाँ है, बेटी कहाँ है। पुलिस के लिए ये भी एक चैलेंज हो गया कि आखिर दोनों को किडनैप कर लिया गया या फिर अपनी मर्जी से ही वो कहाँ चली गई। हर एंगल से जांच करना पुलिस जो है वो शुरू कर देती है। तब विपुल की भाभी होती हैं, उनसे ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही काफ़ी ज़्यादा दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। और झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि जो सुजाता थी विपुल की पत्नी, उसका किसी व्यक्ति से अवैध संबंध था। वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसको लेकर घर में कलह मची हुई थी, और विपुल ने उसे उसके घर भेज दिया था। घर का एड्रेस पता चलता है तो पता चलता है महाराष्ट्र के जिला सतारा के शिवनगर की रहने वाली है सुजाता। सुजाता को जो है शिवनगर से ही बुला लिया जाता है, अहमदाबाद पुलिस के द्वारा बुलाया जाता है। उससे पूछताछ होती है कि हाँ भाई क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे, तुम्हारा क्या रोल है, क्या कुछ नहीं। पुलिस तो पुलिस है, जब अपनी पर आए तो बाल की खाल निकाल ले, अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो वो बताती है कि देखिए साहब, मेरी जो शादी हुई थी वो आज से कुछ साल पहले किसी दूसरे व्यक्ति से हुई थी, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। उनसे मुझे एक बेटी है वैशाली। अब ये विपुल जो था, इनकी उम्र भी तकरीबन अच्छी खासी थी, इनकी भी किसी से शादी नहीं हो रही थी, और मैं विधवा थी, इसीलिए मेरी भी किसी से शादी नहीं हो रही थी। तो मेरे पिता ने इनसे मेरी शादी कर दी थी, और इन्होंने मेरी बेटी को भी अपना लिया था। हम यहाँ पर खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन कभी कभी बेटी को लेकर ही हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता था। अब जैसे ही बेटी का नाम लिया तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ। पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस कहती है कि नहीं, हमें कुछ और भी कहानी में दूसरा क्लू लग रहा है। तो फिर वो बताती है कि मेरा एक रिलेशन था एक कंपाउंडर से, जिनके बारे में मेरे पति को पता चल चुका था, और इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन साहब, मेरा हत्या में कोई रोल नहीं है, और मैंने अपनी पति और अपनी सास को नहीं मारा, बल्कि मैं तो दोबारा से इनके साथ में रहना चाहती थी, सब कुछ भुला के। अब पूछा जाता है कि वो व्यक्ति कौन है, तो बताती है कि ऐसे ऐसे बलदेव सिंह चौहान नाम का व्यक्ति था, और एक हॉस्पिटल पड़ता है श्री राम अस्पताल ओड़क में ही, वहां पर वो काम करता है। अब पुलिस जाती है तो पुलिस ओड़क में उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, कंपाउंडर को पकड़ती है, उससे पूछताछ करती है, फोटो दिखाती है कंचन मोदी का। तो कहता है कि हाँ साहब, मैं तो इन्हें जानता हूँ, यहाँ पर इलाज करवाने आती थी, मैंने इनकी कई बार मदद की है। वो कई बार कहानी घुमाता है और वहां से निकल जाता, पुलिस को कैसे भी करके भेज देता है। लेकिन पुलिस की शक की सुई जो है वो बार बार उस पर ही घूम रही थी। अब पुलिस दूसरे दिन जब उससे पूछताछ करने के लिए जाती है, वो उस अस्पताल से ही फरार हो जाता है। वहीं से पुलिस को पूरा क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का भी रोल है। अब इस पूरी कहानी के अंदर सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले जाते हैं तो जो विपुल का घर था वहां पर वो व्यक्ति जो है कंपाउंडर नजर आता है उनकी मौत से पहले। तो वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ ये कर रहा था, और 29 तारीख का वो 29 मई का सीसीटीवी फुटेज था। अब पुलिस जो है उसे खोजना शुरू करती है। 2-3 दिन निकलते हैं। 2-3 दिन जब निकलते हैं वो तुरंत जो है
बलदेव सिंह चौहान को गिरफ्तार करके ले आती है और सख्ती से जब पूछताछ करना शुरू करती है, मारना तोड़ना शुरू करती है, अच्छे से इलाज करती है, तो बलदेव सिंह भी पुलिस के सामने कहाँ रुकने वाले थे, वो भी टूट जाते हैं। बलदेव सिंह चौहान बताता है कि साहब ये जो लड़की थी, इसकी बहू जिसका नाम सुजाता है, मैं इससे बेहद ज़्यादा प्यार करता था, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप था, 1 साल से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और मैं अक्सर इसके घर पर जाया करता था। जिस दिन मैं पहली बार गया था उसी दिन ही इसने जो इसकी सास जो थी उसने मुझे इसके साथ में देख लिया था और इसकी सास ने इसे कहा था कि अब मैं तुम्हारे पति को बता दूंगी, लेकिन सुजाता ने सास से कहा था कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो मैं जहर खा लूंगी, जिसके कारण तेरा बेटा जो है वो फंस जाएगा और मैं तुझे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाया करूंगी। यानी सुजाता ने उसकी सास को धमकी देकर डरा दिया था। अब जब धमकी देकर डरा दिया था तो जब जब विपुल बाहर जाता था तब तब मैं घर पर आता था। हमारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई थी और हम इसकी सास के सामने ही अवैध संबंध बनाया करते थे और यह सिलसिला काफी महीने से जारी था। लेकिन एक दिन जब हम अवैध संबंध बना रहे थे तो विपुल ने खुद मुझे सुजाता के साथ में देख लिया था आपत्तिजनक स्थिति में। जैसे तैसे मैं उस वक्त दीवार कूदकर भागा था, लेकिन विपुल ने सुजाता को काफी ज्यादा मारा था। मार पीटने के बाद इसे वापस इसके मायके भेज दिया था, जिससे मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब 29 मई को मैं गया भी था, 29 मई साल 2017 को इसके घर पर मैंने सास से जाकर बात की थी तो सास ने मुझे काफ़ी ज़्यादा गालियाँ दी थी, यहाँ तक कि मेरे पर हाथ भी उठा दिया था। अब तभी से मैंने ये प्लान बना लिया था कि सास को जो है वो रास्ते से हटा दूंगा, जिसके कारण ये सब कुछ उसका मामला खराब हुआ है। 3 जून को वो गया था, 3 जून को प्लान के साथ में पूरे गया था, हथियार लेकर गया था। अब जैसे ही उसने, मैंने आपको पहले बताया, उसने घर के अंदर एंट्री की और कुल्हाड़ी से वार किया। उसके बाद उसने ये बताया कि 11 बजे की बात होगी, बेटा विपुल भी आ गया था, तो विपुल भी मुझे शक्ल से पहचान गया था, इसीलिए मैंने विपुल को भी मौत के घाट उतार दिया। यानी वो अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेता है। अब ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला हो गया था। पुलिस को कई सारे उसके अंदर सबूत जुटाने थे। केस जो है वो कोर्ट में जाता है तो वकील जो है वो ये कहता है कि पुलिस की दबाव में इस तरह के बयान दे रहा है, लेकिन पुलिस कहती है कि हमारे पास कई सारे सबूत हैं, वो हथियार वगैरह सब दिखाती है। कुल मिलाकर इस पूरे केस के अंदर 8 जुलाई साल 2024 को बलदेव भाई चौहान को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में है। मगर ये कहानी मैं इसलिए आपके सामने लेकर आया था कि देखिए, एक अवैध संबंध के कारण, एक महिला की गलती के कारण, एक महिला की शारीरिक ज़रूरतों के कारण किस तरह से उसका परिवार पूरा खत्म हो गया और उसकी वजह से उसकी सास और उसके पति को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और वो महिला भी उस व्यक्ति के साथ में नहीं रह पाई, जिसके कारण ये पूरा का पूरा केस हुआ था। खैर, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों हाँ, इसी तरह की क्राइम स्टोरी को आसान भाषा में विस्तार से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं रोज़ रात को 8 बजे आपके लिए एक स्टोरी लेकर ही आ जाता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपकी कहानी पर क्या राय है, आप किस गाँव से, किस राज्य से मेरी कहानी देख रहे थे, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे अगली वीडियो में मैं आपका नाम अपनी वीडियो में ला सकूँ। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।